हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 311 से क्वेश्चन नंबर 320 तक। क्वेश्चन नंबर 311, डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर अ लार्ज जनरेटर इज गाइडेड प्राइमरली बाय ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी डिफॉर्मेशन, सी स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी इज स्टिफनेस। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर एक करेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी। फाउंडेशन की डिज़ाइन लार्ज जनरेटर यदि हो तो उस केस में फ्रीक्वेंसी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 311 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 312, अ concrete pedestal made of M20 mix is shown in figure. The 10 alpha value in this case will be। 10 अल्फा आपको पूछा गया है, कॉलम और पेडेस्टल। एक कॉलम है, पेडेस्टल है। According to IS 456-2000, the angle between the plane passing through the bottom edge of the pedestal and the corresponding junction edge of the column with pedestal and horizontal plane shall be governed by expression। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की बात हो रही है। जो एंगल अल्फ़ा है, 10 अल्फ़ा कितना होगा IS कोड के अकॉर्डिंग? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एफ सी के प्लस 1। क्वेश्चन में आपको गिवन है क्यू कितना है? 3 मेगा पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्यू दिया गया है 3 मेगा पास्कल। M20 है, इसका मतलब एफ सी के कितना हो जाएगा? 20 मेगा पास्कल। इन दोनों की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.6। क्वेश्चन नंबर 312 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 10 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 313, द रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विथ एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड साइज 250 into 300 mm इज। रिडक्शन कोएफिशिएंट in the WSM working stress method, the design of a long column is made by considering reduced stress obtained by multiplying the permissible stresses by a coefficient CR। और उसकी वैल्यू कितनी होती है CR की? 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48D और 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B। इन दोनों में से जो कम होगी वो ली जाती है CR की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में एल इफेक्टिव दिया गया है 4.8 मीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम mm में, 1000 से मल्टीप्लाई करने के कितना हो जाएगा? 4800। D कितना है? 250 है और B दिया गया है 300। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे B और D की, इसको सॉल्व करेंगे तो CR कितना आएगा? 0.85 और 0.92। इन दोनों में से जो कम होगा वो हम ले लेंगे। सो द रिडक्शन कोएफिशिएंट इज 0.85। क्वेश्चन नंबर 313 ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.85। क्वेश्चन नंबर 314, गिवन डेट स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल b विड्थ एंड कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ। द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम इज। बीम में दो जगह रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होगा वो कौन सा जोन होता है? टेंशन जोन होता है। ठीक है, यदि हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो टेंशन जोन हो जाएगा। इस टेंशन जोन में एक रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है और कंप्रेशन में भी। यदि सिर्फ टेंशन में यूज किया जाएगा तो उसको सिंगली बीम कहेंगे हम, और डबली रेनफोर्स बीम क्या होगी? जब कंप्रेशन और टेंशन दोनों में रेनफोर्समेंट यूज किया जाएगा उसको हम कहेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है डबली रेनफोर्समेंट बीम। कंप्रेशन में मिनिमम कितना होता है? मिनिमम तो 0 होगा, यदि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होगी। ठीक है, तो मिनिमम तो वैसे 0 होता है, लेकिन आपको डबली रेनफोर्समेंट में पूछा गया मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम आपको लिमिट बताना है। एज पर IS 456-2000 हम टेंशन और कंप्रेशन जोन में मिनिमम रेनफोर्समेंट देखते कितना होगा। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में AST इज इक्वल टू 0.85 कैपिटल B इंटू D
डिवाइडेड बाई एफ वाई। यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल बी दोनों बराबर है, ठीक है, स्मॉल बी और कैपिटल बी, लेकिन स्मॉल डी और कैपिटल डी ये अलग अलग होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। एक इफेक्टिव डेप्थ होगी और एक ओवरऑल डेप्थ। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा AST, और मैक्सिमम कंप्रेशन और टेंशन रेनफोर्समेंट वो कितना होगा 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 0.04 इंटू BD। यहाँ पर स्मॉल b भी लिख सकते हो आप या कैपिटल B, दोनों सही होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट और मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और मिनिमम मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, चार कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो। एक पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 314 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओवरऑल एरिया होगा यहाँ पर B इंटू डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 314 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 315 द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द effects of temperature, creep and shrinkage and measured from a cast level of supports of floors, roofs and all other horizontal members should not exceed IS Code 456/2000 क्लॉज नंबर 23.2। इसमें क्या दिया गया है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर or part thereof shall not adversely affect the appearance or efficiency of the structure or finishes or partitions. The deflection shall generally be limited to the following। दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, हम 2 बार तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार और इसको डिस्कस कर लेते। 2 कंडीशन है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू द ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज and measured from the cast level of the supports of floor, roofs and all other horizontal members should not normally exceed span by 250। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, यही क्वेश्चन है। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा यहाँ पर, स्पान बाय 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed span by 350 or 20 mm whichever is less। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखना है IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 315 ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पान बाय 250। क्वेश्चन नंबर 316 फिगर 14.5 show the position of concentrated wheel loads on a bridge deck for determining the bending moments in a girders by Corbin's theory। The reaction factors are respectively। यहाँ पर रिएक्शन फैक्टर्स आपको बताना है कॉर्बन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसमें आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है रिएक्शन फैक्टर का, द रिएक्शन फैक्टर्स आर गिवन बाय Rx इज इक्वल टू समेशन W/n। ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस सिग्मा आई डिवाइडेड बाई सिग्मा dx स्क्वायर इंटू आई इंटू dx इंटू ई। Rx रिएक्शन फैक्टर फॉर गर्डर अंडर कंसिडरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच लॉन्गिट्यूडनल गर्डर, dx डिस्टेंस ऑफ द गर्डर अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ब्रिज, एंड W इज टोटल कॉन्सेंट्रेटेड लाइव लोड, n number of longitudinal girders and C is E है eccentricity of live load with respect to the axis of the bridge। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक है, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉर्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 317 a reinforced concrete slab is 75 mm thick। The maximum size of reinforcement bar that can be used is। एक स्लेब है, reinforced concrete स्लेब है, उसकी थिकनेस 75 mm आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम साइज रेनफोर्समेंट का कितना हम यूज़ कर सकते हैं 75 mm थिकनेस की स्लेब में। यहाँ पर हम एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे स्लेब के बारे में। मिनिमम रेनफोर्समेंट, यदि माइल्ड स्टील का यूज़ किया जाता है
तो मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में कितना होगा 0.15% ऑफ BD। और यदि HYSD बार यूज़ किया जाता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो उस केस में मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.12% ऑफ BD। ये दोनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होगा, थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई 8। थिकनेस 75 गिवन है, 75 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, ये 9.375। तो फ्रेंड्स जो डायमीटर होता है बार का वो अवेलेबल होता है इवन नंबर में, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से वो इवन नंबर में आपको बार अवेलेबल होगा। इस प्रकार का कोई बार अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार है, इससे अधिक नहीं ले सकते हो, 9.375 से अधिक नहीं ले सकते हो। तो इसको राउंड फिगर में आप 10 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको कम करके कितना करना पड़ेगा, जो भी इवन नंबर होगा 9.375 से जो भी इवन नंबर होगा वो कितना होगा 8। तो यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना यूज़ किया जाएगा, 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 317 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 मीटर 8 mm डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 318, इन द डिजाइन ऑफ टू-वे स्लैब restrained at all edges, torsional reinforcement required is, if the corner contained by edges over only one of which the slab is continuous, torsion reinforcement equal to 0.375 times the area of reinforcement provided the mid span in the same direction shall be provided। तो 0.375 टाइम्स होगी, ठीक है। यदि एक ही कॉर्नर यहाँ पर हो, और सेकेंड में आप देख सकते हो इफ़ बोथ एजेस, ठीक है। पहले वाले केस में एक ही एज थी जो कंटिन्यूस थी, इसमें बोथ एजेस आर कंटिन्यूस, नो टॉर्सन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। यदि दोनों एजेस या ऑल एजेस कंटिन्यूस हो, उस केस में नो टॉर्सन रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, टॉर्सन रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 318, क्वेश्चन में आपको टू वे स्लैब है, रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस, यदि ऑल एजेस पे रिस्ट्रेंड है तो उस केस में नील हो जाएगा टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 318 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आईएस कोड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 318 आईएस कोड 456/2000। आरसीसी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आईएस कोड से मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई वहाँ पर आपको समझने जैसा नहीं होगा। आपको सिर्फ जो क्लॉज नंबर होंगे आईएस कोड में वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 319, एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंडन इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज शैल नॉट एक्सीड। टेंडन क्या होता है, टेंडन्स आर द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। टेंडन एक वायर होंगे जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, हाई होगी। एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग, जब इनिशियल टेंशनिंग की जाती है टेंडन की, तो उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 80% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर और बार और स्ट्रैंड। 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनिशियल टेंशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 319 ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320, द केबल फॉर अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पान शुड आइडियली बी। एक प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लोड है, ठीक है, एंटायर स्पान पर। तो आपको केबल के बारे में पूछा गया है। द लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिसाइड द केबल प्रोफाइल। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है जब हमें केबल की प्रोफाइल का डिसाइड करना है। द शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ केबल प्रोफाइल। जो शेप बेंडिंग मूवमेंट का होगा वही केबल प्रोफाइल का होगा। इन द केस ऑफ यूडीएल द बेंडिंग मूवमेंट इज पैराबोलिक। यदि हम यूडीएल की बात करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, इसीलिए केबल प्रोफाइल भी कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। यदि पॉइंट लोड है या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो उस केस में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा,
ट्रायंगुलर शेप में बनेगा, तो जो केबल प्रोफाइल होगी वो भी कैसी होगी, ट्रायंगुलर होगी, यदि कॉन्सेंट्रेटेड लोड है या पॉइंट लोड है। लेकिन क्वेश्चन में आपको यूडीएल दिया गया है, तो यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा, ठीक है, तो केबल प्रोफाइल भी क्या हो जाएगी, पैराबोलिक होगी। क्वेश्चन नंबर 320, ऑप्शन इसका डी होगा करेक्ट। पैराबोलिक विथ जीरो इसेंट्रिसिटी एट द एंड्स एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्पान। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक बीम है यूडीएल, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसकी केबल प्रोफाइल कैसी होगी, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी, यहाँ पर भी जीरो होगी, और इस तरीके से ये केबल प्रोफाइल बनेगी पैराबोलिक, ठीक है। और मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कहाँ पर होगी, मिड स्पान पे, सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 320 ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।